तो चलिए एक ऐसे वर्ल्ड कप की कल्पना करते हैं जहां टीमें सिर्फ एक ट्रॉफी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाने के लिए भिड़ रही हों। जी हां, बात हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जहां दावोस के मंच पर एक जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। देखिए, खेल तो अक्सर मनोरंजन के लिए होते हैं, है ना? उनका असल दुनिया पर कोई खास असर नहीं पड़ता। पर सोचिए क्या हो अगर एक मैच के नतीजे से पूरी दुनिया का भविष्य तय होने लगे। तो चलिए इसी जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड कप में उतरते हैं, जहां दांव पर सच में पूरी दुनिया है। तो ये सब हो कहाँ रहा है? मैदान है स्विट्जरलैंड का खूबसूरत शहर दावोस। यहीं पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग इकट्ठा हुए हैं, ये तय करने के लिए कि आने वाले वक्त में दुनिया के नियम क्या होंगे। तो सवाल उठता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब WEF आखिर है क्या चीज? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्टेज है जहां दुनिया भर के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन और थिंकर्स सब एक साथ आते हैं। क्यों? ताकि ग्लोबल मुद्दों पर बात कर सके। और मजे की बात यह है कि यहाँ जो बातें होती हैं, जो नीतियां बनती है, अक्सर पूरी दुनिया उसी राह पर चल पड़ती है। मतलब एक तरह से ये दुनिया की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का फ्यूचर तय करते हैं। अब आते हैं कहानी के मेन ट्विस्ट पर। इस पूरे खेल की, इस टकराव की शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरू हुआ ग्रीनलैंड को लेकर। जब अमेरिका ने उसमें दिलचस्पी दिखाई तो समझ लीजिए एक बड़ी लड़ाई की चिंगारी भड़क उठी। हुआ ये कि अमेरिका ने अचानक अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि वो ग्रीनलैंड को अपने अधिकार में लेना चाहता है। बस ये सुनते ही पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। सारे नेता सन्न रह गए। उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है? मतलब दशकों पुरानी जो दोस्ती थी उसे तोड़ा जा रहा है, और एक दोस्त ही दूसरे दोस्त से उसका इलाका छीनने की बात कर रहा है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हल्की फुल्की ख्वाहिश नहीं थी, ये एक खुली धमकी थी। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एकदम साफ साफ कह दिया कि अगर यूरोप के किसी भी देश ने इस मामले में डेनमार्क का साथ दिया तो उस पर 10% का टैरिफ लगेगा। मतलब उस देश के सामान पर भारी भरकम टैक्स। ये तो सीधे सीधे एक इकोनॉमिक वॉर का ऐलान था। अब इस धमकी से यूरोप के नेता तो पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। वो सोचने लगे, अरे भाई, अभी अभी तो हमने एक ट्रेड डील साइन की थी, उसका क्या हुआ? क्या वो सब सिर्फ एक मजाक था, एक दिखावा? और बस इसी एक सवाल ने अमेरिका और यूरोप के बीच जो भरोसा था ना, उसकी नींव हिलाकर रख दी। अच्छा, अमेरिका की इस अग्रेसिव मूव के जवाब में यूरोप चुप नहीं बैठा। सबने मिलकर एक साथ जवाब देने का फैसला किया। पूरे कॉन्टिनेंट के लीडर्स एक हो गए और उन्होंने मिलकर विरोध का एक तगड़ा मोर्चा खोल दिया। और इस विरोध की सबसे बुलंद आवाजों में से एक थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों। उन्होंने दावोस के मंच से सीधा कहा कि यूरोप को कोई धमका नहीं सकता। हम कानून के राज में यकीन रखते हैं, किसी की दादागिरी में नहीं। और ये सिर्फ फ्रांस की बात नहीं थी। EU के जो चीफ है उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने भी साफ कर दिया कि पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन इस मुद्दे पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। ये एक देश का नहीं बल्कि 27 देशों का एक साथ एक सुर में दिया गया मैसेज था। और मामला सिर्फ यूरोप तक ही नहीं रुका। कनाडा जैसे बड़े सहयोगी भी परेशान हो गए। वहां से मार्क कार्नी का एक बयान आया जो बहुत कुछ कह जाता है। उन्होंने कहा, अगर हम मेज पर नहीं हैं तो हम मेन्यू पर हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर आप फैसले लेने वालों में से नहीं हैं तो फिर आपका शिकार होना तय है। तो अब जरा अमेरिका की गेम प्लान पर नजर डालते हैं। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले में डिप्लोमेसी को तो साइड ही रख दिया और अपने गोल को पूरा करने के लिए कुछ बड़े ही अनोखे और एग्रेसिव तरीके अपनाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की स्ट्रैटेजी यूरोप के नेताओं से बात करने की थी ही नहीं। उनका प्लान था सीधा ग्रीनलैंड के 57,000 लोगों तक पहुंचने का, उन्हें डायरेक्ट पैसा ऑफर करने का, अच्छे घर, नौकरी और अमेरिका का हिस्सा बनकर एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाने का। मतलब डिप्लोमेसी को बाईपास करके सीधे लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश। और ये लड़ाई सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं थी। इसका एक मोर्चा डिजिटल दुनिया में भी खुला हुआ था। एक तरफ दावोस में यूरोप के नेता सीरियस भाषण दे रहे थे और दूसरी तरफ अमेरिकी सोशल मीडिया से भड़काऊ मीम्स पोस्ट हो रहे थे। ऐसे मीम्स जिनमें सिर्फ ग्रीनलैंड ही नहीं बल्कि कनाडा को भी अमेरिका का हिस्सा दिखाया जा रहा था। ये साफ तौर पर उकसाने और अपना दबदबा दिखाने की एक चाल थी। और हद तो तब हो गई जब डिप्लोमैटिक तौर तरीकों को भी ताक पर रख दिया गया। हुआ ये कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने माहौल शांत करने के लिए एक प्राइवेट मैसेज भेजा और उस प्राइवेट मैसेज को पब्लिक कर दिया गया।
सोचिए, दुनिया के सामने मैक्रोन के लिए कितनी अजीब सिचुएशन बन गई होगी। तो ये जो पूरा टकराव था, ये सिर्फ ग्रीनलैंड के एक टुकड़े जमीन का नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल था। ये इशारा था कि दुनिया का जो पुराना सिस्टम है वो बदल रहा है, पुराने नियम टूट रहे हैं और नए, कहीं ज्यादा बेरहम नियम लिखे जा रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन पर बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि ये किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी में एक परमानेंट शिफ्ट है। अमेरिका का फोकस अब यूरोप और अटलांटिक से हटकर ट्रांस पैसिफिक यानी चीन, इंडिया और पैसिफिक ओशन की तरफ जा रहा है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल बदलाव है जो अब पलटने वाला नहीं। और इस नई सच्चाई पर मोहर लगाई अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी के एक बयान ने। उन्होंने साफ साफ कहा कि ग्लोबलाइजेशन मतलब वो दौर जिसमें सारे देश व्यापार के लिए एक दूसरे से जुड़ रहे थे, वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी गलती थी। ये एक तरह से उस पूरे दौर के खत्म होने का ऑफिशियल ऐलान था। अब अमेरिका के इस यू टर्न का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि यूरोप ने नए दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। जब उन्हें लगा कि अमेरिका ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, तो यूरोप के नेताओं ने खुलेआम चीन को यूरोप में इन्वेस्ट करने का न्योता देना शुरू कर दिया। ये एक नए स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप की शुरुआत थी। और आखिर में ये सब हमें सर्बिया के प्रधानमंत्री के उस एक दमदार बयान पर लाकर छोड़ देता है। उन्होंने कहा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और अब तो वो इसे छिपा भी नहीं रहे हैं। ये लाइनें एक नई दुनिया की कड़वी सच्चाई को बयां करती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ ताकत की चलती है और कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। तो दावोस में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक नए बेरहम